हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। फ्रेंड, आज का यह वीडियो हम बीएलएड प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने बीएलएड प्रथम वर्ष के विषय समकालीन भारत पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया है। क्योंकि फ्रेंड, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय परीक्षा नज़दीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक अभ्यास प्रश्न पत्र तैयार किया है। इसके अंतर्गत हमने पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को लिया है, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारा पेपर कितने अंकों का होता है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारे सामने है बीएलएड एग्जामिनेशन 2022 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया समकालीन भारत प्रैक्टिस पेपर 1। इस पेपर के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये कितने टाइम का होता है, कितना समय होता है, इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो देखिए, जहाँ तक समय की बात है तो आपके सामने शो हो रहा है कि 3 आवर्स टाइमिंग जो है इसकी 3 आवर्स यानी 3 घंटा होता है। और इसके मैक्सिमम मार्क्स 70 यानी 70। थ्योरी इसमें 70 की होती है और जो 30 नंबर हैं वो हमें वाइवा के थ्रू मिलते हैं। इस तरह मिला करके हमारा जो समकालीन भारत का पूर्णांक होता है, टोटल होता है, वो 100 का होता है, जिसमें 70 थ्योरी और 30 नंबर 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। सभी खंड प्रश्न अनिवार्य हैं। सेक्शन ए में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए में हमारे लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें नोट हमें निर्देश दिया गया कि अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न कितने का, 4 अंक का है। तो देखिए, इस तरह हमें जो है 4 अंकों के 7 प्रश्न को चॉइस करना है। इस तरह हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा वो 28 नंबर्स का होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न शो हो रहा है, शॉर्ट आंसर है, वो है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर कैसे उभरा, इसके कारणों को गिनाइए। तो यहाँ पर जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इस आंसर के अंतर्गत हमको ये दिखाना होगा, शो करना होगा, वैसे फैक्ट डालने होंगे कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर कैसे उभरा, उसके कारण भी हमें बताने होंगे। तो इसके अंतर्गत हम दिखाएंगे कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के लिए हम कैसे प्रयास किया गया, किस प्रकार के आंदोलन बने, क्या स्थितियाँ रहीं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम बताते चलेंगे। कितने प्रमुख कुछ घटनाएं हुई जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, भारत स्वतंत्र हो रहा था, उसके लिए किस प्रकार से जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर हम उल्लेख करते हुए चलेंगे। अब देखिए, हमारे सामने दूसरा प्रश्न है कि मातृभाषा संबंधी प्रावधान की चर्चा करिए। तो जो हमारी मदर टंग है उसके संबंध में क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या उसके संबंध में व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पॉलिटिकल जो विषय हमारा राजनीति विज्ञान है, नागरिक शास्त्र है, उसकी सहायता लेनी होगी। और उसके अंतर्गत हम जो है हमारे संविधान है, संविधान में जो हमारे मदर टंग के संबंध में, मातृभाषा के संबंध में जो प्राविधान प्रोविंसेस किए गए हैं, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, इनको बताते हुए यहाँ चलेंगे। तो इसके अंतर्गत हम संविधान में जो प्रावधान हमारे दिए गए हैं मातृभाषा संबंधी, उसका यहाँ उल्लेख करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में संविधान कैसे बना, हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन इन इंडिया। तो भारत में जो संविधान की निर्माण कैसे हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमको बतानी है। तो इसमें भी हम नागरिक शास्त्र विषय की मदद ले सकते हैं। उसके अंतर्गत हम भारत की जो संविधान निर्माण प्रक्रिया रही उसका सारा उल्लेख हम यहाँ पर कर सकते हैं। संविधान के लिए समितियाँ गठित की गई थीं, जैसे प्रारूप समिति है ना, इस तरह की समितियों का हम उल्लेख कर सकते हैं। कितने सदस्य इसमें थे, कैबिनेट मिशन योजना, इन सारी चीज़ों का हम संक्षेप में उल्लेख करते हुए चलेंगे। और कब संविधान हमारा लागू हुआ, पहली बैठक कब हुई, है ना, ये सारे कितने इसमें अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थीं, इन सारी बातों का हम यहाँ पर उल्लेख करते हुए चलेंगे। तो अब देखिए, हमारे सामने चौथा प्रश्न जो शो हो रहा है वह है भारत में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उल्लेख करिए, डिस्कस द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है,
तो सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को यहाँ पर हमको समझाना पड़ेगा कि की जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक जो एजुकेशन है, वो भारत में उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी है। तो इसके अंतर्गत हम जो सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम प्राथमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, आपने देखा होगा क्या था कि जन जन तक शिक्षा पहुँचे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना, नामांकन, ठहराव, ये सारी चीज़ें सार्वभौमिकरण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो हमको इस सार्वभौमिकरण जो एक हमारा प्रोग्राम कहें हम, जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसको जो है हमें भारत में कैसे इसकी स्थिति है, कैसे क्या इसको पूरा करने के लिए हम किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ तक ये सफल हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। नामांकन है, अधिक से अधिक नामांकन हो, बच्चों का ठहराव हो, ये सारी चीज़ें सभी को शिक्षा सुलभ हो सके। 6 से 14 वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, वो सारी चीज़ें सार्वभौमिकरण के अंतर्गत आती हैं, तो यहाँ पर उनका उल्लेख करना है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर बताइए, डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे इकोनॉमिक्स के पार्ट के अंतर्गत है। इसमें निजी जो प्राइवेट सेक्टर होता है और जो सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर होता है, इसके अंतर्गत इसमें हमें अंतर डिफरेंस बताने हैं। तो निजी क्षेत्र क्या होता है, आपको पता है कि निजी क्षेत्र किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होता, सभी का होता है। निजी क्षेत्र में जो भी कार्य किया जाता है उसमें लाभ को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें सभी व्यक्तियों के लाभ को ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह के तमाम डिफरेंस हैं, जो एक बड़े कॉमन डिफरेंस है जो आप लिख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्थापना होती है वो सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसके अंतर्गत तमाम प्रकार के सामाजिक है, आर्थिक है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी होती है। और जो निजी क्षेत्र होता है वो उसका प्रमुख सबसे उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और निजी क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है, जिस मतलब जो उसमें उद्योग फर्म लगाते हैं, उनका आर्थिक इन्वेस्ट होता है। बल्कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होती है उसमें अधिकांश बजट होता है वो सरकार के द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो इस तरह के बहुत ही कॉमन से डिफरेंस हैं जिन्हें आपको यहाँ पर शो करना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे सामने भारत में शिक्षा का गरीबी उन्मूलन में क्या योगदान है। देखिए ये भी बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन, जो गरीबी को कम करने के लिए या दूर करने के लिए भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या योगदान, क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आप जो है तमाम प्रकार के शिक्षा के जो लाभ हैं उसको आप शो कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा अशिक्षा दूर होती है, और शिक्षा से व्यक्ति में एक जो उद्यमशीलता है वो बढ़ती है, लोगों को रोज़गार मिलते हैं। जब लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं तो सर्विस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। सबसे बड़ी जो लाभ होता है वो व्यक्ति में एक समझ का विकास होता है। वो व्यक्ति समाज के योगदान में अपनी भूमिका तय करता है ना, अपना योगदान देता है। तो इस तरह के तमाम प्रकार के जो शिक्षा के लाभ हैं उसको हम यहाँ पर गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में यूज कर सकते हैं। अशिक्षा दूर होती है, निर्धनता दूर होती है ना, ये सारी चीज़ें इसमें यूज हो सकती हैं। अब देखिए इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र के लाभों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रजातंत्र के लाभ भी बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा कि डेमोक्रेसी के क्या लाभ होते हैं। तो प्रजातंत्र का जो लाभ है वो है सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि इसमें सबके कल्याण की बात की जाती है। जो राजनीतिक जो हमारी सरकार गठन होता है तो उसमें भी जनता की सहभागिता होती है ना। व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने की छूट होती है, व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, समाज के विकास के लिए हम काम करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम इसमें शो कर सकते हैं, फैक्ट से डाल सकते हैं। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति क्या है, व्हाट इज़ द कल्चर, एक्सप्लेन इट। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि संस्कृति कल्चर क्या है। तो अगर हम इसको देखें तो जो कल्चर हमारा जो सांस्कृतिक जो पार्ट है, जिसमें हम जो है हमारा पहनावा है, रीति रिवाज हैं, बोल चाल है, भाषा है, धर्म है, दर्शन है, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम उस तरह विस्तृत रूप में देखें तो आपने पढ़ा होगा कि एक जो ऑकबर्न नाम के एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने संस्कृत को परिभाषित किया था। उन्होंने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटा था, है ना। अभौतिक जो भौतिक चीज़ें हैं उसके अंतर्गत हमारा रहन सहन,
जो ये मशीनी चीज़ें हैं, जिन आविष्कार हैं, जिनके माध्यम से हमारा जो है जीवन सुखमय हुआ, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, जितनी भी ये भौतिक चीज़ें हैं, ये सब हमारे भौतिक संस्कृति का हिस्सा होती हैं। और जो हमारा अभौतिक संस्कृति है, उसके अंतर्गत हमारी परंपराएं आती हैं, रिवाज आते हैं, विचार हैं, दर्शन है, भाषा है, साहित्य है, ये सारी चीज़ें जो हैं अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार जो संस्कृति को हम परिभाषित कर सकते हैं भौतिक और अभौतिक रूप में, उसकी सारी चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें कि व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुनता है, वोट करता है, जनमत संग्रह होता है ना, लोग अपनी बात को रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या है, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, मतलब किसी चीज़ में प्रत्यक्ष हमारा हस्तक्षेप होना। और जो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, देखिए अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक राजनेता चुना जाता है और वह संसद में जो लोग उसके लिए वोट करते हैं उनका वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या होता है कि जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वो जब संसद में जा कर के हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं और संसद में भेजते हैं, तो जब वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं तो वही प्रतिनिधित्व की जो है प्रकृति, उसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं संसद में, संसद में अपने वोट के माध्यम से वो सरकार चलाते हैं, सरकार की कार्यवाही में भाग लेते हैं, सरकार चुनते हैं, तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया वो करते हैं। तो इस प्रकार वो जो भी राजनीतिक प्रक्रिया करते हैं उसमें वो जनता का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया होती है इसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि समाज में विभिन्न झगड़ों के कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि समाज में विभिन्न झगड़े यानी संघर्ष। तो समाज में संघर्ष के तमाम कारण होते हैं। जैसे व्यक्ति में तो एक प्रतिस्पर्धा होती है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा होती है, व्यक्ति में एक अंतर कलह होता है ना, बेरोजगारी भी है, अशिक्षा भी है, तमाम प्रकार की ऐसी कॉमन सी चीज़ें हैं जो समाज में संघर्षों को बढ़ाती हैं, आक्रामकता भी है। तो इस तरह ये सारे क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए के 60 क्वेश्चन थे। अब देखिए हमारे सामने सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 21 मार्क्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 21 अंकों का है। यानी कि जो हमारा सेक्शन बी है जिसके अंतर्गत हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं, तो हमें 2 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। इसमें हमको 4 या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कि हमको 2 क्वेश्चनों को चॉइस करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ वो क्या है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमको मैटर जो हमारे फैक्ट हैं उन्हें हमको ज़्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है। हमें सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट हैं अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो SC ST वर्ग हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं शिक्षा व्यवस्था हेतु, तो इन सारी चीज़ों की हमको एक एक चीज़ की व्याख्या करनी है। इसमें कुछ हमको जो है संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं जो इनसे संबंधित, उन्हें भी बीच बीच में हमको शो करते जाना। साथ ही साथ जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी बतानी है। जैसे छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है ऐसे लोगों के लिए, सरकार द्वारा उनको समय समय पर छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था दी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है निःशुल्क कोचिंगों की व्यवस्था की जाती है। आप देखते हैं जो बच्चे IAS PCS वगैरह की तैयारी करते हैं इस कैटेगरी के, तो उनके लिए निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलाई जाती है। बालिकाओं के लिए भी निःशुल्क छात्रावास वगैरह की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं। जो भी ऐसे संस्थान है वहाँ पर इन बच्चों के लिए तमाम प्रकार की जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह चलाई जाती हैं, ठीक है। तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि आरक्षण रिजर्वेशन है दिया जाता है, आरक्षित पदों में इसी वर्ग के लोगों के द्वारा भरने की व्यवस्था की जाती है।
है ना। इस तरह की तमाम ऐसी हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोगों की स्थापना की गई है। राज्यों में इस वर्ग के कल्याण के लिए विभागों की स्थापना की गई है। जनजाति सलाहकार परिषदों का गठन किया गया है जो स्वयंसेवी संगठन है। तमाम जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी योजनाएं देखने को मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में हमको ऐसे ही सरकारी जो गवर्नमेंट जो एफर्ट हैं इनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए उन सारी चीज़ों को एक एक करके हमको बखूबी लिखना है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति के बढ़ने के कारणों को लिखिए। तो देखिए इसके क्वेश्चन में जो इंग्लिश वर्जन है, राइट द फैक्टर्स दैट लीड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिख गया। सॉरी इसके लिए, बल्कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पर नई आर्थिक नीति के बढ़ने के कारण हमको बताने हैं। तो देखिए न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये आपको अच्छे से पता है कि ये 1991-92 की जो पॉलिसी है, इसमें जो है हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। नई आर्थिक नीति इन्होंने प्रारंभ की। उस समय जो प्रधानमंत्री थे शायद पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उनके कार्यकाल में ये शुरुआत हुई। इसके माध्यम से तमाम प्रकार के नए आर्थिक सुधार हुए, जिसमें आप देखते उदारीकरण आया, निजीकरण आया, वैश्वीकरण आया, ठीक है। इस तरह जैसे इसने कई प्रकार के सुधार किए गए। इसमें 6 जो उद्योग थे लाइसेंस प्रदान किया गया, निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश ओपन कर दिया गया, है ना। विदेशी जो निवेश था उसको बढ़ाया गया, तकनीकी क्षेत्र में उदारीकरण लाया गया। तो इस तरह जो है लघु उद्योगों की स्थापना की गई। इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में कई प्रकार के नए नए सुधार देखने को मिले। तो इस तरह हमको इस सारी चीज़ों को इस पर वर्णन करना, उदारीकरण, निजीकरण हैं, ये सारी चीज़ें, वैश्वीकरण इस डालना है, इनके प्रभाव डालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो तीसरा कि सरकारी स्थानीय तंत्र के कार्य का वर्णन कीजिए और इसके कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों को भी बताइए। तो हमारा जो लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, स्थानीय तंत्र के अंतर्गत हमारे जो स्थानीय पंचायत है, नगर पंचायत, जिला परिषद, इन सारी चीज़ों का हमको इनको बारे में बताना है। यह क्या है, इनके लिए क्या व्यवस्था की गई, इनके क्या क्या कार्य हैं, ये सारी चीज़ों का हमको वर्णन करना है। इसमें हम जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखेंगे, उसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख करेंगे, है ना। फिर हम इसके बाद जो है इसमें नगर पंचायत वगैरह के बारे में भी लिखेंगे। ये इस तरह करके हमको अपना लोकल जो गवर्नमेंट सिस्टम है इसके बारे में यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। हमारे सामने अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आधुनिक भारत के पर्यावरण संबंधी प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए, इनको रोकने के उपाय बताइए। स्टेट द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉपुलेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, राइट द स्टेप्स टू पुट ऑन इन टू दीज प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए उपाय बताइए। तो आधुनिक जीवन में हमारे पर्यावरण संबंधी प्रदूषण जो है उसके बहुत सारे कारण हैं। आप देख ही रहे हैं कि रोज़ उद्योगों की स्थापना हो रही है। उद्योगों से विभिन्न प्रकार की जहरीले गैसें निकलती हैं जो हमारे तापमान को, वायुमंडल के जो संगठन है, गैसीय संगठन, उसको बिगाड़ रही हैं। तापमान बढ़ रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। तमाम प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। जैविक उर्वरकता के लिए फर्टिलाइज़र्स का जो प्रयोग किया जा रहा है उससे भी हमें विभिन्न प्रकार की हानियाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह के तमाम प्रकार के जो कारण हैं जिन्हें हम पर्यावरण प्रदूषण के कारणों के रूप में स्पष्ट कर सकते। बहुत सारे कारण हैं पर्यावरण प्रदूषण के, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, प्रारंभ से पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे चारों ओर वो कारण विद्यमान हैं। कचरा प्रबंधन जो है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जो सड़ता है वो नदियों में जाता है, जिससे कि जो है जल दूषित होता है। जो भी हमारे उद्योग लगे हैं उनका जो भी वेस्टेज पदार्थ हैं वो सब नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियाँ जहरीली हो रही हैं। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ों के कटने की वजह से वायु का जो संगठन है वो बिगड़ रहा है, साथ ही साथ मानसून की प्रॉब्लम आ रही है। खनिज पदार्थों का दोहन हो रहा है। पहाड़ आप देख ही रहे हैं कि पहाड़ों को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस तरह के विभिन्न प्रकार के, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ काजेज, बहुत सारे कारण हैं जिन्हें हम पर्यावरण के कारण, प्रदूषण के कारणों के रूप में उल्लेख कर सकते हैं। और इसके जो
रोकने के उपाय हैं। तो रोकने के उपाय भी बड़े सामान्य से उपाय हैं कि जैसे कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जो भी नदी नालों को बचाना चाहिए, हमारे जल जो स्रोत सूख रहे हैं उनको बचाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हमारा जो वातावरण है वो सामान्य रहेगा, जिससे कि जो मानसून बनने में सहायता मिलेगी। और मृदा संरक्षण को अपनाना पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने चारों ओर जो पर्यावरण संकट है उसको दूर करने के प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो जो दीर्घ क्वेश्चन थे यानी लॉन्ग, तो 4 क्वेश्चन थे जिसमें कि हमको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा एक अभ्यास प्रश्न था जिसमें हमने पिछले जो हमारे पेपर है उनमें आए हुए प्रश्नों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि हमको कैसे उनको करना है। टाइम देखा हमने कि 3 घंटे का है। इसके जो मैक्सिमम नंबर्स हैं 70 नंबर की थ्योरी है। इस तरह हमने तमाम चीज़ें इसमें जानने का प्रयास किया और आपको समझाने का भी प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा अभ्यास प्रश्न मदद करेगा आपकी परीक्षा में, आपको जो है परीक्षा की तैयारी में एक माध्यम बनेगा। जल्दी हम दूसरा अभ्यास प्रश्न पत्र लाएंगे, उसमें देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए, उनको कैसे हल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। आप इसके माध्यम से अपनी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इन प्रश्नों को आप हल करके देखें कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, या आपने इनको पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्या आपकी स्थिति है। ये सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं और ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियो का लिंक आसानी से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।